हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो ऑफ द करंट अफेयर्स। और आज की वीडियो में करंट अफेयर में हम करने जा रहे हैं सितंबर वीक 2 पार्ट 1। गाइस, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि ये सीरीज होने कैसे वाली है। वी हैव रिसेंटली बेसिकली डिड सम चेंजेस इन द वीडियोस ऑफ द करंट अफेयर्स कि भाई अब जो करंट अफेयर की सीरीज होगी हम वीकली लेकर आएंगे। मैं आपको बता दूं, एक बार थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं, आप उसी के हिसाब से अपडेटेड रहना। तो वीकली करंट अफेयर्स लेकर आएंगे। हर वीक में दो पार्ट होंगे, एक होगा पार्ट 1 और वहीं दूसरा होगा पार्ट 2। दोनों पार्ट में पूरे पूरे वीक की करंट अफेयर को कवर किया जाएगा। अब जब मैं पार्ट 1 की बात करूंगा और पार्ट 2 की बात करूंगा, यू हैव टू डू वन थिंग कि भाई आपको दोनों वीडियोस मिलेंगी, उसके बाद आपको दोनों वीडियोस की एक पीपीटी मिल जाएगी, या बेसिकली मैं बात करूं पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी पूरी कंटेंट, यानी कि ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है ये आपको इसी तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी एग्जाम जो यहाँ पर प्रेजेंट है या अदर एग्जामिनेशन के जिसका नाम भी मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो डोंट वेरी अबाउट दैट, बिकॉज करंट अफेयर्स सारे एग्जामों के लिए कॉमन होती है, करंट अफेयर्स सबके लिए सेम होती है। यानी कि मार्केट में जो भी अपडेटेड न्यूज़ है, चाहे वो न्यूज़ बैंकिंग को लेकर हो, चाहे वो न्यूज़ डिफेंस को लेकर हो, या वो न्यूज़ इंटरनेशनल मार्केट को लेकर हो, या वो मार्केट में कोई नई पॉलिसी को लेकर हो, कोई नए अपॉइंटमेंट को लेकर हो, किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है, या किसी के इम्पीचमेंट को लेकर हो, हर एक न्यूज़ हम यहाँ पर कवर करेंगे। हर एक न्यूज़ के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, सारी डिटेल्स को यहाँ पर कवर करेंगे, है ना। तो आई होप एलके अकेडमी के साथ ये सफ़र आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है, जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो मैं मोहित शर्मा स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को विद द वेरी फर्स्ट करंट अफेयर। एंड गाइज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज दैट अगर आप कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो किसी भी चीज़ को लेकर, मेरा कोड यूज़ करो, you will get a maximum discount. Definitely will get a maximum discount. चलिए, let's start the class. Now, the Mahabodhi temple recently visited by the Bhutan's PM is located in which state of India? Guys, ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं। देखो, ये ऑब्वियस सी बात है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड फ्रॉम द गौतम बुद्ध। जहाँ गौतम बुद्ध रिलेटेड है वहाँ आपको एक और पर्सनैलिटी के बारे में सुनने को मिलेगा, दैट इज़ अशोक। और जहाँ गौतम बुद्ध और अशोक दोनों कनेक्ट होते हैं, वहाँ पर द मोस्ट फेमस प्लेस अगर बिहार का नाम ना आए तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी आश्चर्यचकित वाली बात होगी। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर बिहार है कि जो टेम्पल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, रिसेंटली भूटान के पीएम। अब देखिए, यहाँ कितनी न्यूज़ कवर हुई। एक हुई एंशिएंट हिस्ट्री को लेके, हमारी बुद्धिज्म को लेके। दूसरा, यहाँ फॉर्मेशन की बात आएगी जो कि मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, अशोका को लेके। तीसरा, यहाँ पर उस लोकेशन को लेके जो कि बहुत प्राइम लोकेशन है। और चौथा कि रिसेंटली भूटान के पीएम ने विजिट किया है। अब ये करंट अफेयर खेलेंगे ना, हम 2x2 खेलेंगे, मतलब या 1x1 बोल लो या 2x2 बोल लो, मतलब दोनों साइड से खेलेंगे। मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगा, बट तुम्हारा काम होगा कि अब जैसे भूटान के पीएम इस टाइम पर कौन है, ये कब पीएम सिलेक्ट हुए, कब तक बने, तुम्हारा काम है इस पे जाके रिसर्च करने का, मेरा काम है तुमको इन्फॉर्मेशन देने का, ठीक है। चलिए, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो इसको अभी स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर इस बार खुद लिख कर नहीं बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है तुमको मेरी राइटिंग से थोड़ा बहुत इशू आ जाए, इसीलिए मैं ना डिटेल्ड कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। एक एक चीज़ को हम पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे और देखते हैं। सबसे पहले, महाबोधि टेम्पल है कहाँ, तो ये भैया बोध गया में है। एंड ये गया एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना, महाबोधि टेम्पल इज इन बोध गया, गया डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा, यानी कि इट इज़ वन ऑफ द होल बेसिकली 4 होली बुद्धिस्ट पिलग्रम साइट्स। आपको पता है बुद्धिज्म की जो काउंसिल्स हुई हैं, तो जो बहुत और इसके अलावा भी बुद्धिज्म के जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेसेस हैं, उनमें से उन 4 प्लेसों में से एक प्लेस ये भी है। कैसे? जैसे मैं लुम्बिनी की बात करूं तो आपको पता है नेपाल में है, जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। सारनाथ उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपना पहला लेक्चर यानी कि सरमन दिया था, ठीक है। और खुशीनगर यानी कि उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण, यानी कि जब इन्होंने अपने शरीर को त्यागा था। तो ये 2-3 चीजें यहाँ पर हुई हैं। उसी जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, दैट इज कॉल्ड महाबोधि टेम्पल बोध गया, जो कि गया डिस्ट्रिक्ट में है। यानी कि ये गौतम बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड बहुत ज्यादा रिलेटेड है। अब मैं बताऊं उसके पीछे का रीजन क्या है। पहली बात तो मैंने आपको क्या बोला, इट इज रिगार्डेड विद अशोका, अशोका से रिलेटेड होगा। तो अशोका से लेके आपने यहाँ पर चीजें देख ली कि एम्परर अशोका ने इसको 3rd सेंचुरी बीसीई में बनवाया था। पर जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर डेट है हमारे पास प्रेजेंट है, वो 5th से 6th सेंचुरी की है, जो कि बाद में इसको कई बार रिनोवेट कराया गया है, ठीक है। ये वही जगह है जहां पर लॉर्ड गौतम बुद्ध बार बार अपना वज्रासन यानी कि अपने ध्यान में बैठा करते थे। गौतम बुद्ध इज फेमस फॉर मेडिटेशन। तो अगर मेडिटेशन के लिए कोई फेमस है तो वो गौतम बुद्ध जी हैं। तो अगर इतनी जो फेमस जो गौतम बुद्ध के पास एक कहते हैं कि अगर आपको गौतम बुद्ध का मतलब क्या है, एक्चुअल में बुद्ध का मतलब है क्या, बुद्ध का मतलब है शांत। अगर मैं बुद्ध हूं मतलब शांत हूं, यानी कि
आई नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, आई नो हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस। यानी कि गौतम बुद्ध का ये कहना था दुनिया में जितने भी दुख हैं उनका कारण है इच्छा, है ना, मन में आने वाली इच्छा, और उस इच्छा के खिलाफ हम कैसे खड़े हों। आज जैसा कि आप भगवत गीता में भी यही सब चीजें पढ़ते हो कि एक्सपेक्टेशंस, इच्छा, मन में सौरों का रीजन है, यानी कि कर्म करो बिना किसी फल की चिंता के। दिस इज वॉट ही वॉन्ट टू से दैट, एंड दिस इज वॉट आवर भगवत गीता सेड दैट। तो जो भी एक ग्रंथ है, हर ग्रंथ में कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं का त्याग करने के बारे में बताई जा रही है, एंड कहीं ना कहीं वो मेडिटेशन के थ्रू यहाँ पर इनको एनलाइटमेंट, ज्ञान वगैरह सबकी प्राप्ति हुई। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेस एक्चुअली। नाउ द एग्जैक्ट स्पॉट वेयर द गौतम अटेन एनलाइटमेंट, ठीक है, ये वहीं यहाँ पर आपको पता है ना, बोध गया में एक पेड़ के नीचे बैठकर इनको अपना एनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नाउ नेक्स्ट, टू द टेम्पल स्टैंड द डिसेंडेंट टू द ओरिजिनल बोधि ट्री, जो मैंने आपको बताया बोधि ट्री जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो पूरी दुनिया से जितने भी पिलग्रिम्स है, आउटसाइडर्स हैं, वो यहाँ पर आते हैं, आकर मेडिटेट करते हैं, यहाँ बैठते हैं। यानी कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है ये हमारे कल्चर के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, और सबसे बड़ी बात हमारे टूरिज्म के लिए। दूसरा, यूनेस्को ने इसको महाबोधि टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2002 में ही डिक्लेयर कर दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ इज रिलीजियस एस्पेक्ट, इज हिस्टोरिकल एस्पेक्ट एंड द एग्रीकल्चर आर्किटेक्चरल वैल्यू। आप एक बार देखिए, आप जानिए, पहचानिए, आपको समझ आएगा किस तरीके की वहां पर चीजें हैं। नाउ भाई साहब ऐसे आर्टिकल कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उससे रिगार्डिंग न्यूज़ क्या है। मतलब अगर आपने अभी तक ये शायद मुझे लगता है 6 साढ़े 6 मिनट हुई है, और अगर आपने 6 साढ़े 6 मिनट में अभी तक मेरी जितनी भी बातें सुनी होंगी ध्यान से, जो कि 3 4 मिनट में मैंने कंटेंट बताया, तो आपको समझ आएगा कितना डिटेल में हमारे कंटेंट को पढ़ने वाले हैं। रिलेटेड न्यूज़ की अगर मैं बात करूं सितंबर 2025 की, सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान विजिटेड द महाबोधि टेम्पल, है ना, ऑफर्ड प्रेयर, प्लांटेड अ सैपलिंग एज ए सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप एंड स्पिरिचुअल कनेक्शंस। नाउ बेसिकली आपको पता है कि भूटान एक ऐसी मेजर नेशन है जहां पर बुद्धिज्म को मेजोरिटी दी जाती है, और भूटान बहुत ही शांत नेशन है, ऐसा नहीं है कि दंगे बंगे होते हैं, बहुत शांत नेशन है। तो आप मान के चलिए कि जो भी पिलग्रिम्स यहाँ पर आ रहे हैं, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी की तरफ भारत यहाँ पर इशारा कर रहा है। इंडिया भूटान के जो कल्चर टाइज हैं वो और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यानी कि कल को आपको पता है, आज मैं आपको स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक चीज़ बताता हूँ, चाइना जो है वो भूटान पर कब्जा करना चाहता है ना, मतलब कब्जा यानी कि भूटान के अंदर एंटर करना चाहता है। तो चाइना अगर एक बार भूटान के साथ टाइप कर ले, चाइना एक बार अगर नेपाल के साथ टाइप कर ले, तो वो जो चिकन स्नैक है, यानी कि बेसिकली मैंने आपको बताया है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला हिस्सा है, उस वाले हिस्से से आप बात समझ के देखिए। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, अगर आपको भारत का मैप पता है तो कुछ इस तरीके से हमारा नॉर्थ ईस्ट है, और यहाँ से यहाँ ऊपर करीब अपना यहीं कहीं सिक्किम है, और नीचे एक पतला सा रास्ता जा रहा है। ये जो रास्ता मैं बोल रहा हूँ, इस एरिया को हम बोलते हैं, ये वेस्ट बंगाल का एरिया है जो पतला सा होता है। यानी कि पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को, पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से अगर कोई कनेक्ट करता है तो वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर करता है, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर से होकर रास्ता जाता है। यानी कि ये जो वेस्ट बंगाल की बाउंड्री है वो यहाँ पर भी फैली हुई है। अब मेरी बात आप समझने की कोशिश करिए, जब ये सारा का सारा रास्ता जा रहा है, चाइना क्या करेगा, अगर भूटान पे कब्जा कर लिया, यहाँ का नेपाल पे कब्जा कर लिया, तो चाइना इसको कट ऑफ करने की कोशिश करेगा। चाइना वांट्स दैट, अगर ये कट ऑफ हो गया ना मेरे भाई, यहाँ से कट गया, तो हम अपनी मिलिट्री को, हमें भेजने का एक ही रास्ता है जो कि अभी भी खोजा गया है, नीचे से होके म्यांमार से होके हम अटैक करेंगे। म्यांमार से हमारे अच्छे रिलेशन है, म्यांमार से होके हम अटैक करेंगे, तब तो बहुत टाइम लगेगा, बट दिस इज द बिगेस्ट थिंग। तो अब ये डिप्लोमेटिकली बुद्धिज्म अगर धर्म के थ्रू, एक तो देखो बुद्धिज्म एक बहुत पवित्र धर्म है जिसकी रेस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर एक भूटान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन बन रहे हैं, और तीसरा, अगर हमने यहाँ पर इनके साथ टाई अप करके यहाँ पर एक अपने आप को एक्सपेंड किया, बड़े लेवल पर एक्सपेंड किया, और कहीं ना कहीं यहाँ जितने भी बुद्धिस्ट नेशन है उनके साथ हमारे रिलेशन यहाँ पर अच्छे होते दिखेंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ चीज़ की। तो बोध गया एज इंपॉर्टेंट एज ए ग्लोबल बुद्धिस्ट टूरिज्म हब। नाउ एशिया, जापान, श्रीलंका, वेस्ट, जहाँ जहाँ बुद्धिज्म स्प्रेडेड है वहाँ वहाँ यहाँ पर हमें फायदा होने वाला है। सो इट इज़ बीइंग लाइक एम्पावर्ड, और जस्ट मतलब बेसिकली इंडिया की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को एक अलग लेवल पर जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। चाहिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल अबाउट महाबोधि टेम्पल इज एसोसिएटेड विद, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो मैं अगर आपको, अभी हमने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा, अब हम इसको और जान लेते हैं एक बार कि इट इज रिगार्डेड विद विच वन ऑफ द थिंग। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और एक बार डिटेल में देख लेते हैं, हालांकि इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नहीं क्योंकि अभी हमने जान लिया। तो ना तो ये महावीर के बर्थ के रिगार्डिंग है, ना ही ये अशोका के बेसिकली कोरोनेशन के रिगार्डिंग है, ना ये आदि शंकराचार्य की टीचिंग के रिगार्डिंग है। इट इज़ रिगार्डिंग ऑफ द बुद्धिस्ट एनलाइटमेंट। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया ये सारी चीज़ें, बोधि ट्री वगैरह के बारे में मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, किस तरीके से यहाँ चीज़ें थी।
मैंने ये भी बता दिया बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा जो है वो लुम्बिनी है। सारनाथ में उन्होंने अपना फर्स्ट चक्र सरमन दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। खुशीनगर उत्तर प्रदेश में महापरिवारन करा था, द फाइनल पासिंग अवे। एंड इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग दे दी, एंड हाउ इट इज़ द इम्पोर्टेंट लोकेशन फॉर द एशियस कंट्री लाइक थाईलैंड, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन और कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। दूसरा याद रखना, गवर्नमेंट ने यहाँ पर फैसिलिटी स्टार्ट करी प्रसाद स्कीम, जिससे हम कहीं ना कहीं जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको प्रमोट कर पाए। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है, in 2025 marks the 100th year of which social political movement in Tamil Nadu। अभी तमिलनाडु में 100 ईयर हुए हैं एक सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट को लेकर, है ना। तो वो सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट क्या है, तो मैं आपको बताऊं, इट इज़ अ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है क्या, थोड़ा उसको जान लेते हैं, थोड़ा पहचान लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। क्या हुआ कि आपको बताऊं, स्टार्टिंग से जो अपर कास्ट है उसने अपनी हायरार्की बना के रखी है। बेसिकली वो हमेशा अपर कास्ट कम्युनिटी जो है वो लोअर कास्ट कम्युनिटी के साथ हमेशा से मतलब कुछ अत्याचार जो है वो करती आई है। ये सत्य है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात को पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ। आई बिलोंग फ्रॉम द अपर कास्ट कम्युनिटी, मैं खुद ब्राह्मण हूँ स्टिल, बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि कहीं ना कहीं अगर आप इतिहास उठा के देखो तो चीज़ें गलत हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले गलत थी, मैं कह रहा हूँ कुछ गलत हुआ है, तभी तो इतने बड़े एक्शंस लिए गए। अब इसके अलावा मैं किसी और चीज़ के बारे में सब बात नहीं करूँगा। अब बात समझिए, जब किसी भी कम्युनिटी के साथ कुछ भी गलत होता है ना तो उस पर एक्शंस लिए जाते हैं। क्या हुआ, एक सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो कि कब हुआ, 1925 में लॉन्च हुआ। किसने लॉन्च किया, ईबी रामास्वामी। अब ये पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। जब भी आपको ऐसी कोई चीज़ दिखे जिसके 100 साल हो गए हैं, 50 साल हो गए हैं, 75 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं, 200 साल हो गए हैं, ऐसी चीज़ पेपर में ज़्यादा पूछी जाती है, याद रखना। तो ये 100 तो बहुत लक्की नंबर है, ऐसी चीज़ें तो ज़्यादा पूछी जाती हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं, एग्जामिनेशन में आते हैं। तो ईबी रामास्वामी, ठीक है, पेरियार जो है तमिलनाडु में, ठीक है, बेसिकली इन्होंने क्या करा, इन्होंने चैलेंज किया कास्ट हायरार्की को, सोशल इनइक्वलिटी को और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी को। नाउ यहाँ पर बात किसकी हुई है, इन्होंने बोला कि रैशनलिज्म प्रमोट करो, डिग्निटी इक्वलिटी सबके बराबर में होनी चाहिए। सही बात है, चाहे लोअर कास्ट हो चाहे अपर कास्ट हो, यहाँ पर सबको बराबर होनी चाहिए। बट एक चीज और है जिसके खिलाफ मैं भी हूं कि मैन एंड वुमेन्स के बीच में भी इक्वलिटी का प्रोस्पेक्टस होना चाहिए। अब जो कानून है हमारे यहाँ, लॉ है, चाहे मैं भारतीय न्याय संहिता की बात करूं, बीएनएस की बात करूं, ठीक है, जो 2023 में आया है, या मैं बात करूं इंडियन पीनल कोड की जो हमारे पास पहले था, यानी कि जो 1860 में था, मतलब 62 में लागू हुआ, है ना, ये तो आपको पता ही है। तो ये जो चीजें हैं ये समझने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँ, कानून आज भी बराबर नहीं है हमारे देश में, कानून का बराबर होना बहुत जरूरी है। आदमी औरतों को लेके आज भी कानून बराबर नहीं है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शंस ले रही है, बट स्टिल वी हैव टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक अगेन, द सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज। यानी कि यहाँ पर बोला गया अगर आप भैया, अगर आप शादी करना चाहते हो, अगर आपको लगता है आपको प्रीस्ट की जरूरत नहीं है, आपको लगता है कि आपको रिचुअल्स वगैरह नहीं फॉलो करने, आप जाइए अपने पार्टनर के साथ शादी करिए, जैसे आज के टाइम पे कोर्ट मैरिज होती है काइंड ऑफ, है ना। तो कास्ट बेस्ड जो रिचुअल्स हैं आप उनको मना कर दीजिए, आप उनको हटा दीजिए। नाउ ये हुआ क्यों था, बिकॉज ब्राह्मण्स का डोमिनेंस था, है ना। अब ये थोड़ा सा आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज अबाउट दैट, ब्राह्मण्स के डोमिनेंस के बारे में लेके। देखिए सोसाइटी में स्टार्टिंग से लेके आज तक ब्राह्मण्स रहे हैं, थोड़ा अपर उनको माना गया है। आप ब्राह्मण्स के डोमिनेंस को लेके नेगेटिव पॉइंट ले सकते हो, मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा मानना यह है कि चाहे फिर मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूँ, चंद्रगुप्त मौर्य के जो सलाहकार थे जैसे कि चाणक्य साहब हो, ठीक है, या मैं तेनाली रामा की बात करूं, ठीक है, या मैं किसी भी ऐसे पर्सन की बात करूं, है ना, बेसिकली शंकराचार्य हो, शुक्राचार्य हो, ऐसे लोगों की बात करूं जिन्होंने भारत के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद है हमारे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल है। तो किसी एक कम्युनिटी का डोमिनेंस दिखाना इस मतलब आई डोंट थिंक सो कि ये होना चाहिए, बट स्टिल ठीक है, अगर ये बोल रहे हैं इनको कुछ इश्यूज होते होंगे, बिकॉज देखो हाँ ये तो मैं मानूंगा कि यहाँ पर एक चीज देखी गई है कि इन लोगों ने थोड़े बहुत अत्याचार तो किए हैं। देखो ये चीज बहुत गलत है, किसी भी एसटी कम्युनिटी, किसी भी एसटी कम्युनिटी, किसी भी ओबीसी कम्युनिटी, अगर आप किसी भी कम्युनिटी के साथ, अगर आप जनरल कम्युनिटी में होकर या किसी और भी कम्युनिटी में होकर आप गलत कर रहे हो तो वो गलत है। बट डोंट यू थिंक दैट ब्रिटिशर्स तो किसी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते थे, ब्रिटिशर्स तो कभी किसी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते थे, उन्होंने भी गलत किया है, उन्होंने भी डिस्क्रिमिनेशन किया है,
तो डिस्क्रिमिनेशन का कोई कोई शक्ल नहीं होती है. इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ रेसिज्म, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ लाइक बेसिक रेसिज्म. समझते हो ना आप, काला गोरा, काला गोरा आज भी तो है कि तू काला है तू गोरी है, आज भी तो है ये चीज. स्टिल इट इज हैपनिंग. सो वी हैव टू थिंक दिस थिंग कि हमें ये चीज सोचने की बहुत बड़े लेवल पर जरूरत है, जानने की जरूरत है, और वो शायद हमें इस पर एक्शन भी लेने की जरूरत है. चलिए एक बार इसको और देख लेते हैं. ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पर मूवमेंट हुआ बड़े लेवल पे, रिजर्वेशन पॉलिसीज लाई गई, वुमेन्स राइट के बारे में बात किया गया, सोशल रिफॉर्म के बारे में बात किया गया तमिलनाडु में. तो ये न्यूज़ में क्यों है, रीज़न क्या है, 100 एनिवर्सरी है इसकी, और यहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह की यहाँ पर बात हो रही है कि भैया इसको ख़त्म किया जाए. ठीक है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है सेमिनार कंडक्ट कर रही है, एग्जीबिशंस लगा रही है, पब्लिक इवेंट बता रही है व्हाट इज अबाउट पेरियार कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में. ठीक है, चलिए नाउ सपोर्टर्स से दैट आइडियाज आर स्टिल वाइटल टू फाइट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर इनइक्वालिटी. जैसा कि मैंने आपको बोला मैन और वुमेन वाला है ना, लोअर कम्युनिटी के साथ साथ लोअर, हालांकि लोअर कम्युनिटी ऐसी कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती है, ये लोगों ने बनाई है. आई डोंट थिंक सो. एवरी सिंगल कास्ट, अगर आप एससी की बात करो, जर्नल की बात करो, आप ओबीसी की बात करो, आप एसटी की बात करो, एवरी सिंगल कम्युनिटी इज इक्वल. सारी कम्युनिटी इक्वल है मेरे भाई, कोई भी कम्युनिटी नहीं है ऊपर नीचे, नोबडी इज ऊपर नीचे, है ना. अगेन आई एम सेइंग वन थिंग कि पीके वाली बात कि थप्पा कहाँ है, देयर इज नो थप्पा प्रेजेंट ऑन एनीवन. अगर आप सपोज करो अगर आप जनरल कम्युनिटी में पैदा हुए हो बट आपका पालन पोषण किसी एससी कम्युनिटी ने किया है, तो आप कौन हो फिर उस टाइम पर, आप उसको गलत बोलोगे हैं. आपको आपके घर वाले आपको छोड़ के चले गए रोड पर, आपका जो पालन पोषण है वो एससी कम्युनिटी वाले कर रहे, तो गलत थोड़ी ना है. तो ये जानने वाली बात है, ये दे आर वेरी राइट पीपल्स, एवरी पीपल्स इज करेक्ट, है ना, एग्री पीपल इज करेक्ट. चलिए नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द SRS 2023 डाटा, इंडिया हैज शोन द रीच. अब ये SRS का डाटा है क्या, इसको एक बार पढ़ते हैं. ठीक है, यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिलो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी इन 18 स्टेट ऑफ यूटीज. मतलब मैं आपको बताऊं इन शॉर्ट, मान के चलो फर्टिलिटी रेट कम होता जा रहा है भाई साहब सोसाइटी में, ये सोचने वाली बात है. आजकल मॉडर्न सोसाइटी जितनी होती जा रही है ना, स्पेशली साउथ में देखने को मिला है बहुत बड़े लेवल पे. ऐसे स्टेट जहां पर फर्टिलिटी रेट बिल्कुल पूरी तरीके से तबाह होने वाला है. जैसे बताऊं, इसको बोलते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम. मेरी बात ध्यान सुनिएगा. और इसको किसके द्वारा किया जाता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है. 2023 की रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ, टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि जो फॉल हो गया 1.9 और रिप्लेसमेंट 2.1, यानी कि पहले जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट था वो 2.1 था, अब वो गिरकर 1.9 हो चुका है. यानी कि आप मान के चलो सोसाइटीज में जो यूथ की पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है. 18 स्टेट हैं, यूटीज हैं, जहां पर ये देखने को मिल रहा है. केरला साउथ, तमिलनाडु साउथ, दिल्ली के अंदर आपका, पंजाब के अंदर नॉर्थ में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में हिस्टोरिक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखने को मिला है. फ्रॉम बीइंग अ कंट्री ऑफ वंस स्ट्रगलिंग विद पॉपुलेशन एक्सप्लोसिव, इंडिया इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन. आप समझ रहे हो, एक जो कंट्री एक टाइम पर हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जो उससे डील कर रहे थे, अब एक प्रॉब्लम आने वाली है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन को लेके, यानी कि यूथ कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, बच्चे कितने हैं, जवान कितने हैं, इन सब चीजों को लेकर. नाउ दिस इज बीइंग रेज बिकॉज बिलो द रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी मीन्स द पॉपुलेशन विल स्टार्ट एजिंग. अब जो पॉपुलेशन है लॉन्ग रन में आपको देखने को लगेगा वो ज्यादातर बड़े बूढ़े लोग ज्यादा देखने को मिलेंगे. जो भारत जाना जाता था अपने यूथ की वजह से, जो भारत की पहचान एक अलग थी इंटरनेशनल में मार्केट में, जिस भारत का यूथ सबसे ज्यादा वर्किंग था, हार्ड वर्किंग था, आज वहां पर एजिंग सोसाइटी आपको देखने को मिल रही है, श्रिंकिंग वर्कफोर्स हो रही है. दूसरा, पॉलिसीज विल नीड टू अडेप्ट. अभी क्या करना पड़ेगा, एल्डरली हेल्थ केयर, पेंशन स्कीम, सोशल सिक्योरिटी, यहाँ पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है. तो रिसेंटली न्यूज क्या है कि जो डाटा हमें दे रहा है यहाँ पर कि एक्सपर्ट हाईलाइटेड टू स्पीड इंडिया, दो इंडिया बता रहा है, दो इंडिया यानी कि सदर्न और वेस्टर्न स्टेट जो है, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आर ऑलरेडी एजिंग स्टेट, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, यूथ की पॉपुलेशन कम होती जा रही है. दूसरा, लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है. वहां पर बैंगलोर में देखो कितने लोग निकाल दिए जॉब से. बट नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, और मैं एक और नाम जोड़ना चाहूंगा, ईस्टर्न इंडिया, दैट इज कॉल्ड गुजरात, हमारा अपना गुजरात, इट स्टिल हायर फर्टिलिटी एंड यूथफुल पॉपुलेशन. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दैट वी हैव टू कंसिडर हियर. नीति आयोग एंड डेमोग्राफर यूज टू गवर्नमेंट, उन्होंने क्या बोला, हमें क्या जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन एंड यूटिलाइज द रिमेनिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड, अगर बढ़ाना है. दूसरा, प्रिपेयर अर्ली फॉर द इकोनॉमिक हेल्थ केयर एंड इम्प्लीकेशंस एंड एजिंग पॉपुलेशन.
आपने देखा है आदमी पहले 100 साल जीता था, आजकल आजकल जो आदमी है वो 60 साल भी नहीं जी पा रहा है। सो दिस इज बीइंग हैपन देयर एंड इट्स रियली मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं थोड़ा सा है सोचने वाला। इंटरनेशनली अगर मैं बात करूं, इंडिया ट्रेंड्स बेसिकली मिरर्स व्हाट मेनी कंट्रीज लाइक, जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस, उन्होंने ऑलरेडी देख रखा है। डेक्लाइन फर्टिलिटी जो है उन्होंने ऑलरेडी देख रखा है। तो लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन अगर डेक्लाइन देखने को मिला तो भाई साहब ये तो थोड़ा सा है क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। हिमाचल प्रदेश वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द 5th फुली लिटरेट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विच वॉज द फर्स्ट। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में एक बार। मेरे भाई हिमाचल प्रदेश अभी 5th फुल्ली लिटरेट स्टेट बना है। अब आप मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये इन टर्म्स ऑफ डिजिटलाइजेशन और इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों की बात कर रहा हूँ। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश जो है रिसेंटली अभी 5th फुल्ली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर हुआ है। अब बात कर रहा है पहली कौन सी फर्स्ट यूटी और वो थी स्टेट, तो बात कर लेते हैं। देखो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्या है। उल्लास एक प्रोग्राम है दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। नाउ मैं बताऊं अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम है ये, जो कि लॉन्च हुआ था बाय न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जो कि 2022 से लेकर 27 तक हमारा टारगेट है। क्या टारगेट है कि भैया, टारगेट ये है कि द स्कीम फोकस नॉट जस्ट ऑन टीचिंग पीपल्स बट टू रीड एंड राइट ऑल्सो ऑन, जैसे फाउंडेशन लिटरेसी, न्यूमरेसी, डिजिटल लिटरेसी की बात करें, स्मार्टफोन आना चाहिए, इंटरनल सेफ्टी, ऑनलाइन बैंकिंग पता होना चाहिए लोगों को, फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी के बारे में पता होना चाहिए, एजुकेशन अपनी कंटिन्यू करनी चाहिए उनको। तो मिजोरम वॉज द फर्स्ट स्टेट जो कि फुल्ली लिटरेट स्टेट है, आपको पता होना चाहिए। हाईएस्ट लिटरेटी रेट है 2011 के सेंसस के हिसाब से 91%। तो मिजोरम, रीजन क्या है वहाँ पे, स्ट्रॉन्ग चर्च इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन, हाई कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन लर्निंग एंड गवर्नमेंट के एनजीओज हैं जिनका कोलेबोरेशन है वहाँ पर अडल्ट एजुकेशन को लेकर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। गोवा मिजोरम को फॉलो करते हुए सेकंड स्टेट बना, त्रिपुरा थर्ड स्टेट बना और फोर्थ पे बना आपका लद्दाख, ठीक है, ये देखिए लद्दाख, ठीक है जी। सो लद्दाख यहाँ पर फोर्थ स्टेट बना, ठीक। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर यार, याद रखिएगा। पहले बना सबसे पहले मिजोरम, मिजोरम के बाद आया आपका गोवा, गोवा के बाद आया आपका त्रिपुरा, फिर आया आपका लद्दाख और एंड में आया आपका हिमाचल प्रदेश। ये 5 ऐसे लिटरेट स्टेट है जो फुल्ली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर्ड हो चुके हैं, ठीक है। याद रखना हमारा टारगेट क्या है, 2030 तक 100% लिटरेसी रेट हमें यहाँ पे इंक्रीज करना है। हमें अपनी इकोनॉमी को उस तरीके से बढ़ाना है जहाँ लिटरेसी रेट, डिजिटल लिटरेसी के साथ साथ एआई ड्राइवन इकोनॉमी भी हम बना पाए। चलिए पूछ रहा है उल्लास की फुल फॉर्म क्या है, अभी देखी थी, तो इसका आंसर क्या होगा देख लो एक बार जरा दोबारा इस क्वेश्चन को तुम लोग। चलो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है तुम्हें बताना चाहिए, क्या मतलब है इसका आंसर। उल्लास का मतलब बताइए फिर मैं मानूंगा। चलिए बताइए, याद होगा अगर पीछे मत जाना, आईक्यू देखना अपना। तो द आंसर इज अंडरस्टैंडिंग फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इंडिया सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड उल्लास, ठीक है, याद रखना। दिस इज द आंसर बी। तो उल्लास के बारे में बता ही चुका हूँ, एक अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है जो कि 2022 में लॉन्च किया गया था और ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत लॉन्च किया गया था, जो टारगेट हमारा 22 से 27 के बीच में, ठीक है। 24th सेंचुरी में सिर्फ लिमिटेड रीडिंग राइटिंग हमें अपने अंदर डेवलप नहीं करनी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। जैसे अगर मैं बात करूँ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में बात करना, बेसिक रीडिंग राइटिंग मैथ, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स हो गए जैसे हेल्थ अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं ना वो, लीगल लिटरेसी, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजिटल लिटरेसी के बारे में हमें बात करना है, एबिलिटी टू यूज़ मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, इंटरनेट सेफ्टी, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट यानी कि स्किलिंग अडल्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन यानी कि अपने लोगों को हमें एजुकेटेड करना, पढ़ाना है उनको, वो करना है। तो ओवरऑल ये इसके बारे में था, ठीक है, याद रखना, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को। और जो इसकी न्यूज़ थी वही थी कि हमें अपने 100% अपने भारत को फुल्ली लिटरेट बनाना है। यूनेस्को
एजुकेशन 2030 एजेंडा के तहत, है ना, SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन पे हमें ध्यान देना है। क्वांटिटी एजुकेशन पे ध्यान नहीं देना है, क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देना है। मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और बाद में लद्दाख और हिमाचल प्रदेश बन गए हैं अंडर द उल्लास लिटरेट स्टेट बन चुके हैं। वी हैव टू ऑल्सो गो थ्रू फॉर द डिजिटल लिटरेसी, यानी कि यूपीआई पेमेंट, डिजी लॉकर, टेली मेडिसिन ऐप्स वगैरह पे हमें गो थ्रू करना है। और बेसिकली हमें यहाँ पर ध्यान देना है किस तरीके से हम अपने अर्बन रूरल डिजिटल डिवाइड्स को भी मैनेज कर सकें। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 विच इज रिगार्डिंग व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे पहली बात तो होता कब है और उसकी थीम क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो द आंसर इज दैट इज कॉल्ड प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। तो डिजिटल एरा में किस तरीके से हम अपनी लिटरेसी को प्रमोट कर पाए, यहाँ पर उसके बारे में बात करनी है। पहली बात, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि भैया 8 सितंबर को यूनेस्को के द्वारा 1967 से इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा कि 2025 की जो थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा, उसका मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है, जो अभी हमने पढ़ा बस उसी को थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि लिटरेसी सिर्फ रीडिंग और राइटिंग से नहीं आनी चाहिए, इट मस्ट नाउ इंक्लूड डिजिटल स्किल, मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी एंड फाइनेंशियल ई गवर्नमेंट लिटरेसी। अब इनका मतलब क्या है, दैट इज कॉल्ड एबिलिटी टू यूज स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर इन इंटरनेट सेफ्टी, अंडरस्टैंडिंग क्रेडिबल इंफॉर्मेशन स्पोकन, स्पॉटिंग फेक न्यूज और यूजिंग डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, गवर्नमेंट पोर्टल्स। यहाँ पर हमारा इनका मेन प्रोस्पेक्टस ये है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यूनेस्को जो है वो यहाँ पर एक सिंपल सी बात बोल रहा है डिजिटल लिटरेसी के बारे में, जबकि जो लोग हैं वो न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेसी की तरफ जाएं इंस्टेड ऑफ अदर फॉर्म ऑफ लिटरेसी, यानी कि वो AI, ऑटोमोबाइल ऑटोमेटेशन एंड ऑनलाइन सर्विसेज की तरफ भी गो थ्रू करें, जहां उनको प्रॉपर नॉलेज एंड कंटेंट मिलेगी, उस चीज़ के बारे में जानने का मौका मिलेगा, ठीक है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ जानने के लिए। दूसरा एक और चीज़ कि हम यहाँ डिजिटल एरा तो क्रिएट कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ हम यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे, जैसे कि रिलेटेड न्यूज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ उसकी क्या है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे है जो भी हमने सेलिब्रेट किया है, जो कि 8 सितंबर को था। उल्लास और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम अपने यहाँ चला रहे हैं। यूपीआई और भीम बहुत बड़े लेवल पे हम यूज़ कर रहे हैं। यूपीआई इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, डिजी लॉकर यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस टू टेलीमेडिसिन ऐप, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ अपने आप में। नाउ यूनेस्को ने एक रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट वार्निंग इशू करी है कि लगभग लगभग 750 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी बड़ी पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। लगभग लगभग 7.5 मिलियन अडल्ट्स, गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, adults worldwide still lack literacy skills and many more are the digitally literate। जो digitally illiterate हैं, जिन्हें फ़ोन चलाना नहीं आता है। आप अपने घर में देखिए, आपके घर में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको आज भी आपसे ये पूछते होंगे भाई ये फ़ोन को खोल के देना, पेमेंट नहीं आती है पकड़नी, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी जो उनको आज भी फेस करनी पड़ती हैं। नाउ एक्सपर्ट्स इन इंडिया पॉइंटेड आउट दैट विच द फॉलोइंग कंट्रीज रैपिडली डिजिटलाइजिंग। नाउ डिजिटल एक्सेस एंड अवेयरनेस एंड डिजिटल डिवाइड के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है, मतलब किस तरीके से हम कम्युनिटी बेस्ड डिजिटल लर्निंग को ग्रो कर पाएँ, सेंटर्स को बढ़ा पाएँ, और किस तरीके से ऐसे NGOs और उल्लास जैसे प्रोग्राम को स्टार्ट करके हम यहाँ बड़े लेवल पर ग्रो कर पाएँ, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। विच सेलेस्टियल इवेंट ऑन September 8, 2025 वॉज विजिबल अक्रॉस एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका। तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में आपको देखने को मिला था मून के रिगार्डिंग। मून के रिगार्डिंग आपको बता ही चुका हूं मैं, ब्लड मून। तो ब्लड मून क्या है एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, एक बार जान लेते हैं। अच्छी इंफॉर्मेशन है, जानना जरूरी है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ 7 से 8 सितंबर 2025 को टोटल ल्यूनार एक्लिप्स हुआ था। टोटल ल्यूनार एक्लिप्स समझ रहे हो कि पूरी तरीके से एक कंडीशन बन रही है। तो एक तो होता है न्यू मून की कंडीशन, एक होती है फुल मून की कंडीशन, है ना। तो जब बेसिकली सन के बीच में और इधर एक तरफ में अगर बात करूं सन के अलावा, जब सन और अर्थ के बीच में, ठीक है, आप बात मान के चलिए ये अर्थ है, ये सन है, जब सन और अर्थ के बीच में, है ना, यहां पर आपको देखने को मिलेगा मून, इसे बोलते हैं न्यू मून। और जब मून यहां होता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं फुल मून। तो ये दोनों केसेस आपको याद रखने हैं, न्यू मून किसे बोलते हैं, फुल मून किसे बोलते हैं, पेपर में क्वेश्चन आते हैं इस पर, ठीक है। न्यू मून किसे बोलते हैं, फुल मून किसे बोलते हैं, याद रखना। अच्छा एक और क्वेश्चन करा दूं,
बता दूं क्या? ध्यान से देखना, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये सन है, यहाँ न्यू मून की सिचुएशन बन रही है। मुझे एक बात बताओ, सेलेस्टियल बॉडी की अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से वो यहाँ पर टाइड्स बनाएंगी और बहुत ह्यूज लेवल पर टाइड्स देखने को मिलेगी जब ऑल थ्री आर इन अ सिंगल लाइन। जब ऐसा वाला केस होगा तब भी टाइड्स देखने को मिलेंगी, पर ज़्यादा बड़ी नहीं देखने को मिलेगी। बट जब ये दोनों, यानी कि सन और मून, दोनों एक दूसरे के पास होंगे और अर्थ इस साइड में होगी, तब आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, बहुत बड़ी लेवल पर टाइड्स देखने को मिलेगी। यानी कि विच ऑल्सो बिकम्स द रीज़न फॉर द बिग टाइड्स, है ना, जो बड़ी बड़ी टाइड्स आ रही हैं। ठीक है, आपको पता ना नीप टाइड वगैरह वगैरह पड़ा, हाई टाइड, तो ऐसी कंडीशन में आपको हाई टाइड देखने को मिलेगी। यहाँ भी अगर होता है, यानी कि मैं बता दूं, न्यू मून, न्यू मून और फुल मून के केस में, न्यू मून और फुल मून के केस में आपको नीप सॉरी हाई टाइड देखने को मिलेगी, याद रखना। और अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं जब यहाँ पर हो, ये अर्थ है, मून की कंडीशन यहाँ हो और सन यहाँ हो, इस केस में आपको नीप टाइड देखने को मिलेगी। ठीक है, नीप टाइड मतलब समझ रहे हो, लो टाइड्स, लो टाइड्स देखने को मिलेंगी। ये वाली बात याद रखना, ये दो बात याद रखना। यहाँ पर आपको लो टाइड्स देखने को मिलेंगी, ज़्यादा बड़ी हाई टाइड्स देखने को नहीं मिलेंगी। इज इट क्लियर? डन। आई होप आपको समझ आएगा, मजा आ जाएगा भाई साहब। अब देखिए, इसको एक बार कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को। क्या बोल रहा है? 7 से 8 सितंबर की बात कर रहा था। क्या हुआ कि अर्थ कम्स डायरेक्टली बिटवीन सन एंड मून, यानी कि कौन सा केस बन रहा है, सन और मून के बीच में अर्थ आ गई, सन और मून के बीच में अर्थ आ गई, यानी कि फुल मून का केस बन रहा है। याद रखना मेरी बात, तभी तो बोल रहा है, फुल मून की बात कर रहा है। यानी कि देखो, दोबारा देख लो एक बार, ये सन है, ये मून है और इनके बीच में यहाँ आ गई अर्थ। ठीक है, अब क्या बोलता है, पढ़ते हैं इसको जरा। सो कास्टिंग इट्स अम्ब्रा, डार्क शेडो पड़ी ऑन मून पे, यानी कि अर्थ की शेडो, ऑब्वियसली बात है, डार्क शेडो मून पे पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ डिसअपीयरिंग कंप्लीट मून, यानी कि मून पूरा, अब देखो डार्क शेडो पड़ेगी तो यहाँ पे जो लोग हैं ना, यहाँ पर मेरी बात सुनना, अब जब अर्थ की मान लो डार्क शेडो ऐसे पड़ रही है, ये ऐसे पड़ रही है, तो जो यहाँ लोग हैं उनको ये मून जो दिखेगा नहीं, तो इसे भी एक्लिप्स बोल देते हैं। एक कंडीशन बनती है, मैं बताऊंगा उस केस के बारे में, नहीं दिखता है ना। बट कई बार जब शेडो का, अभी ये जो केस बता रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ये थोड़ी अपोजिट सिचुएशन है, तो ध्यान से पढ़ना उसको। नाउ इंस्टेड ऑफ डिसअपियरिंग कंप्लीटली द मून अपीयर्स रेडिश ऑरेंज, अब वो डिसअपियर होने की जगह रेडिश ऑरेंज दिख रहा है। क्यों? रीजन क्या है? रीजन है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कैसे? सनलाइट बेंड करी अर्थ पे, और ड्यू टू दैट जो सनलाइट थी, यहाँ पर जो शॉर्टर वेव लेंथ होती है, आपको पता है ना, एक की जो शॉर्टर वेव लेंथ, एक होता है लॉन्ग वेव लेंथ जिसकी वेव लेंथ छोटी होती है, कम होती है। जैसे रेड लाइट की वेव लेंथ ज़्यादा होती है तो वो दूर से भी दिखाई देती है, पर किसी किसी की वेव लेंथ शॉर्ट होती है तो वो दूर से दिखाई नहीं देती है। तो आप ये मान के चलो, जो शॉर्टर वेव लेंथ है उसकी वजह से यहाँ पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आपको बहुत सारा रे लाइट स्कैटरिंग देखने को मिलेगी, और जो लॉन्गर वेव लेंथ है, यानी कि रेड लाइट और ऑरेंज लाइट जो होगी, वो पास करी, जिसकी वजह से जो मून था आपका रेडिश देखने को मिल रहा था। तो जो मून था वो कॉपर रेड ग्लो आपको देखने को मिला। दिस इज ऑल वाइट। ठीक है, यही था, नासा ईएसए ने देखा इसको, इसरो ने इस पर आउटरीच किया, है ना, ट्रैकिंग हुई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है, बहुत सारी जगह पे इसको इवेंट्स वगैरह उसने ऑर्गेनाइज करे टेलीस्कोप से, जहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखा रहा था। तो ब्लड मून लाइव देखा गया और बहुत सारी चीज़ें हुई, यहाँ पर बात हुई। ठीक है, याद रखना। तो ओवरऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एकदम पूरी तरीके से इसकी इमेजेस वगैरह बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, ब्लड मून को लेके, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा समझना इस चीज़ को, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ब्लड मून जो है वो यहाँ पर जो अकर हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा देखने वाला क्वेश्चन है, वही इफेक्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, 2-3 चीज़ें जाननी है ना, उसको, इसके अलावा हमें कुछ और पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो ये जो मेन चीज़ है वो है कि जो ब्लड मून यहाँ पर अकर हुआ है, जो बेसिकली आया है, ठीक है, एक सेकंड गाइस, आई थिंक इट्स गाइज, इट इज़ ऑल अबाउट कि, नहीं ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट कि जो ब्लड मून जो है वहाँ पर रे लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट जो है ड्यूरिंग टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। दूसरा बोल रहा है रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओशियंस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम, मतलब ओवरऑल कि ब्लड मून क्यों अकर हो रहा है, अभी आपने पढ़ा ना अभी ऑप्शन में, यही है, बस ज़्यादा डिटेल में जाने की बात नहीं है। तो जब टोटल ल्यूनर एक्लिप होता है, ठीक है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट टोटल ल्यूनर एक्लिप, जब सन और मून के बीच में क्या आ जाती है, अर्थ आ जाती है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाती है, ठीक है, तो यहाँ होता है टोटल ल्यूनर एक्लिप। तो अर्थ ब्लॉक कर देता है सारी की सारी सनलाइट जो मून पर जा रही होती है, जिससे कि ना मून में जो भी होता है, मून विजिबल नहीं होता। तो जो बंदा यहाँ है, अब खुद सोचो ना, ये एक बहुत बड़ी बॉडी है, ये एक छोटी सी बॉडी है,
इसकी वजह से यहाँ अंधेरा हो गया, तो जो बंदा यहाँ खड़ा है उसको ये बॉडी तो दिखेगी नहीं ना रात में अंधेरे में, द पर्सन कैन नॉट सी दैट बॉडी। इसी को बस एक्लिप्स वगैरह वाला सीन बोल देते हैं, ठीक है। तो बस वेवलेंथ वगैरह रिफ्लेक्शन वगैरह हुआ यहाँ पर, उसकी वजह से सारी चीज़ हुई जो हमने अभी पढ़ा। और आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि बहुत सारे प्लेनेटेरियम्स हैं दिल्ली में, बेंगलुरु में, पुणे में, जिन्होंने एक्लिप ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर इवेंट को होस्ट किया और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी। चलिए अब आते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, बेसिकली डिब्रूगढ़ जो एक जगह है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उड़ीसा के अंदर है ये, ठीक है। इसका आंसर होगा उड़ीसा। सो डिब्रूगढ़ इज अ प्लेस एक्चुअली। तो अब ये जो प्लेस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एंड रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है भाई? ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं भर के, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, मैं इसको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बड़े लेवल पे आते हैं, देखने को मिलते हैं। एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये, ठीक है। नाउ डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। कहाँ पे? संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में, नियर हीराकुंड रिजर्वेयर। हीराकुंड रिजर्वेयर के पास है, याद रखना। हीराकुंड डैम नाम सुना होगा आपने, याद रखिए। वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है, एंड क्रिएटेड बाय हीराकुंड डैम ऑन द महानंदी रिवर। 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। हीराकुंड डैम जो है कौन सी रिवर पे बना हुआ है? महानंदी रिवर पे बना हुआ है। वहाँ एक आर्टिफिशियल लार्जेस्ट लेक है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? इट इज़ नियर लाए हीराकुंड रिजर्वेयर। वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक है ये, आर्टिफिशियल लेक है, याद रखना। मैनमेड लेक होती है, आर्टिफिशियल लेक होती है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। 350 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट जानते हैं ना, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वगैरह जो होते हैं, जहाँ पर लिविंग बींग्स वगैरह आपको बड़े लेवल पे, पानी वगैरह बड़े लेवल पे देखने को मिलता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जिस्ट करते हैं, उनको हॉटस्पॉट का दिया जाता है ना। चलिए, नाउ लार्जेस्ट मैमल जो यहाँ पर, एक तो फ्लोरा होता है, एक फ्यूना होता है। फ्लोरा में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, फ्यूना के अंदर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लार्ज मैमल यहाँ देखने को मिले, लेपर्ड वगैरह, बिसन वगैरह। बिसन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। स्पॉटेड डियर, संबर, बोर, ठीक है, एंड 4 हॉर्न बेसिकली एंटीलोप यहाँ देखने को मिला है। कार्निवोरस में बात करें, बियर एंड वाइल्ड डॉग्स यहाँ देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर बात करें एबिफ्यूना की, हम अगर बात करें तो यहाँ पर जो इट अट्रैक्टेड द माइग्रेटरी बर्ड्स जितनी भी होते हैं ना, यहाँ पर उनको ये लोकेशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। एंड बेसिकली यहाँ पर हमें देखने को मिली है बहुत सारी चीज़ें। अब ये न्यूज़ में क्यों है? पहली बात तो ये जो साइट है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एज वेल एज वाटर बर्ड सेंचुरी है, जो कि हीराकुंड सेंचुरी वेटलैंड पे बनी हुई है ना। नाउ ये रीजन में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पर बिसन स्कोर की। अब आप इसको इंटरनेट पर सर्च करिएगा, आपको मिलेगा इसका आंसर क्यों है। पॉजिटिव कंजर्वेशन आउटकम्स आए हैं। नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की इसको बात की जा रही है। टाइगर रिजर्व स्टेटस देने की इसको बात करी जा रही है ना। और दूसरा, रेयर वाइल्ड डॉग यानी कि डोले जो है ना, बेसिकली यहाँ पर उनको भी यहाँ पर बड़े लेवल पर उनकी रिपोर्ट्स में भी यहाँ पर बढ़ा हुआ है। तो ये जो साइट है बहुत जल्द बेसिकली इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स जो हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स को बहुत बड़े लेवल पर दिखा सकती है, डेवलप कर सकती है, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। चलिए, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं एक इन्वायरमेंटल ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। रिसेंटली न्यूली इंट्रोड्यूस इन्वायरमेंटल ऑडिटर रूल्स आए 2025 के लिए, वो क्या है एक बार जान लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या बात करिए, यहाँ पर बात ली जा रही है क्रिएट इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंटल ऑडिटर्स। अब देखिए, आपको पता पॉल्यूशन वगैरह कितना होता है इंडस्ट्रीज वगैरह के, तो उसी के रिगार्डिंग ये है। इन्वायरमेंटल ऑडिट रूल्स आए 2025 में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए। यहाँ पर बात करी गई है इन्वायरमेंटल कॉम्प्लाइंसेस एंड द मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंटल थिंग्स डन बाय द, बेसिकली एंटी इन्वायरमेंटल थिंग्स डन बाय द इंडस्ट्रीज, एंड ऑल्सो जस्ट टू लुक आउट द रिपोर्ट्स। अंटिल नाउ द इन्वायरमेंटल ऑडिट जो थी अभी तक, वो जो कंडक्ट की जाती थी वो इंटरनली कंपनीज के द्वारा ही कंडक्ट की जाती थी, एंड लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी के साथ कंडक्ट की जाती थी। अब आप खुद सोचो, कोई भी कंपनी अगर खुद अपने आप इन्वायरमेंटल रिपोर्ट करे तो उसमें कुछ भी बदलाव कर सकती है, कुछ भी चेंज कर सकती है अपने हिसाब से, उसके अंदर कुछ भी चेंज कर सकती है। नाउ रजिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंटल ऑडिटर यहाँ देखा गया। रैंडम एलोकेशन ऑफ ऑडिटर्स होगा यहाँ पर, किसी को कोई भी एलोकेट किया जाएगा इंडस्ट्रीज में, जिसके थोड़ा वहाँ पर प्रॉपर स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन वगैरह सब कुछ चेक किया जाएगा उसका। एंड दूसरा, सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की जाएगी, जहाँ पर देखा जाएगा सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड के बारे में भी ध्यान रखा जाएगा। मतलब इन शॉर्ट में समझाऊं, इसका मतलब ये है, अब जो है जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ ध्यान देकर देखा जाएगा कि भाई यहाँ पर ये पॉल्यूशन तो क्रिएट नहीं कर रही है, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के यहाँ पर बात होगी। एयर, वाटर, सॉइल पॉल्यूशन मॉनिटरिंग करी जाएगी। वेस्ट मैनेजमेंट जो कंप्लाइज है उनको देखा जाएगा, एंड एनर्जी एफिशिएंसी पर भी यहाँ ध्यान दिया जाएगा। न्यूज़ में क्यों है बता चुका हूँ, बिकॉज ये पूरी की पूरी एक टीम बनेगी, इसके ऊपर सारा का सारा काम होगा, एंड खुद सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर नज़र रखेगी इस चीज़ को लेते हुए। दूसरा, यहाँ पर क्या बात करी गई है, सेल्फ सर्टिफाई अब नहीं चलेगा। अब आप पहले जो सेल्फ सर्टिफाई करते थे, अब वो स्कीम नहीं चलेगी भैया। यहाँ पर यू हैव टू लुक आउट एवरीवन, और तुमको सबको ध्यान में रख के ही काम करना पड़ेगा, ठीक है।
ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा, यहाँ पर जो बेटर ऑडिट्स होंगी वो देखी जाएगी, किस तरीके से पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जाए, हेल्थ कॉस्ट वगैरह, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम होगा। एंड ये सारा का सारा किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हमने साइन किया है, दैट इज कॉल्ड नेट जीरो एमिशन बाय 2070। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया रिगार्डिंग द प्रमति एजुकेशन एंड कल्चर ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 केस। देखिए, एक होता है आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ए। आर्टिकल 21 ए बात करता है राइट टू एजुकेशन के बारे में। आर्टिकल 21 ए बात करता है राइट टू एजुकेशन के बारे में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। तो आप इसके बारे में एक बार डिस्कस करिए। देखिए मैं बताता हूं आपको इस बारे में। मेरे भाई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आर्टिकल 21 ए को ऐड किया गया फंडामेंटल राइट में। याद रखना, ये एकमात्र ऐसी अमेंडमेंट है जिससे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी तीनों जगह चेंज किए गए हैं। तीनों जगह चेंज किए गए हैं और तीनों जगह ही चेंज एजुकेशन को लेकर है। तीनों जगह ही चेंज एजुकेशन और चिल्ड्रंस को लेकर है। ये वाली बात याद रखना। तो इसमें बोलता है कि आर्टिकल 21 ए में 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का हर किसी का हक है। दूसरी बात यहाँ पर एक और बात बोली जाती है कि हर स्कूल को 25%, हर प्राइवेट स्कूल को 25% सीट रिजर्व करनी पड़ेगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। याद रखना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, जहां पर वो कोई भी चार्ज नहीं करेंगे। सो इट इज जस्ट रिगार्डिंग वन ऑफ द थिंग। तो राइट टू एजुकेशन के बारे में यहाँ बात करी जा रही है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को लेकर है ये सारा का सारा केस। अब मैं बताता हूँ इसमें हुआ क्या है। देखो, एक होता है आर्टिकल 29, एक होता है आर्टिकल 30। ये होता है माइनॉरिटीज के लिए। किसके लिए होता है मेरे भाई? माइनॉरिटी के लिए। माइनॉरिटी कौन है? जो जनसंख्या में कम है, यानी कि मुस्लिम्स हो गए, आपके सिख हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, सब माइनॉरिटी में आते हैं भारत में। तो जितने भी लोग माइनॉरिटी में आते हैं तो वहां आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 की बात करी जाती है। अब आर्टिकल 29 क्या बोलता है, एक बार उसको पढ़ते हैं, फिर आर्टिकल 30 क्या बोलता है, फिर उसको पढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, आर्टिकल 29 ये बोलता है कि ये लोग अपनी लैंग्वेज, ये लोग अपनी लैंग्वेज, ये लोग अपने कल्चर और अपनी संस्कृति को, और अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी संस्कृति को, अपनी सब किसी को भी, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को बेसिकली प्रमोट कर सकते हैं, अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं, उन पर बहुत सारे एक्शन वगैरह ले सकते हैं रिगार्डिंग, बट ऑल शुड बी द लीगल, है ना। आर्टिकल 30 क्या बोलता है? अब ऐसा नहीं है तुम किसी धर्म से बिलोंग कर रहे हो, तुम उसको बोल रहे हो आप हमारे धर्म को ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये नहीं करना है, ठीक है। ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है, इट इज ऑल ओवर लीगल है ना। अब आर्टिकल 30 क्या बोलता है? दे कैन ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं। जैसे बात करो, जैसे एक आपने सुना होगा बेंगलोर के अंदर है जैन यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, है ना, जैन यूनिवर्सिटी हो गई। तो ये मतलब माइनॉरिटीज को प्रमोट करने के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपने जितने भी क्रिश्चियन स्कूल सुने हैं, आपने जितने भी क्रिश्चियन स्कूल सुने हैं, वो सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इसी के अंदर आएंगे। ऑब्वियसली बात है, आर्टिकल 30 के अंदर रिप्रेजेंट किए गए, बिकॉज ऑब्वियसली बात है वो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। या मदरसे हो गए, आपके मदरसेज हो गए, तो ये जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। अब बात क्या करी जा रही है? अब भाई साहब ये लोग बनते हैं, मतलब ओवरऑल यहाँ पर बात हुई है, तो जितने भी ये प्राइवेट गवर्नमेंट वाले स्कूल है ना, ये प्राइवेट वाले स्कूल जितने भी है, ये बनते हैं भाई बहुत तेज। तेज कैसे? एकदम तेज, पर सुप्रीम कोर्ट से तेज थोड़ी ना है। ये क्या करते हैं, अब प्राइवेट स्कूल तो है, अब ये जो प्राइवेट स्कूल वाले तो बच नहीं सकते, उनको तो मानना ही पड़ेगा, पर ये माइनॉरिटी वाले बोलते हैं इट इज द वॉल्यूशन ऑफ आर्टिकल 30। आप ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया हमारे यहाँ रख ही नहीं सकते। हम ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया क्यों माने? हम तो भैया, हम तो वो सेक्शन है जो माइनॉरिटी का सेक्शन है। तो भैया यहाँ पर आर्टिकल 30 में साफ साफ बात ये बोली गई है कि बेटा आप लोग ना अपना एजुकेट, मेरी बात आप ध्यान सुने, जितने भी बच्चे लोग हैं सब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। तो बेटा आप लोग ध्यान से सुनो इस बात को। इसमें आर्टिकल 30 में एक बात बोली गई है कि आप लोग अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट बना सकते हो, जस्ट टू प्रोटेक्ट योर कल्चर, जस्ट टू प्रमोट योर कम्युनिटी एंड एवरीथिंग, नो इशू विद दैट। बट वहां कहीं भी ऐसा नहीं बोला गया है कि आपको 25% सीट रिजर्व नहीं रखनी है। इट मीन्स कि अगर आप मान लो स्कूल चला रहे हो, फीस तो ले रहे हो ना बच्चे से, तो भैया अगर हमारे यहाँ मतलब ओवरऑल एक रूल है, पॉलिटी के अंदर एक रूल होता है कि किसी भी लॉ को वायलेट नहीं किया जा सकता, मतलब ऐसे लॉ जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। याद रखना, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है ना। आप पूछिएगा अपने टीचर से, किसी भी एज पर द केशवानंद भारती केस 1973, किसी भी ऐसे लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर मान के लो, जैसे नींव होती है ना जमीन की, काइंड ऑफ,
किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे फंडामेंटल राइट के बहुत सारे ऐसे वो हैं कानून जो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, तो वॉयलेट नहीं किया जा सकता का मतलब क्या है? मतलब मान के चलो एक आर्टिकल आता है दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 13, ठीक है, आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू क्या बोलता है? एज पर आर्टिकल 32 अगर आपके फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहे हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओ। एज पर आर्टिकल 226 आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हो। अब मान लो ये वॉयलेट हो जाए, कोई कानून आया उसको चेंज कर दे, तो चेंज कर ही नहीं सकता क्योंकि वो चेंज गलत हो जाएगा। आप कर ही नहीं सकते, आप फंडामेंटल राइट को वॉयलेट ही नहीं कर सकते, आप बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं कर सकते। एक बात बताई गई यहाँ पर, तो ईडब्ल्यूएस वाला फायदा उठा रहे थे ये लोग। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दो बात बोली। पहली बात, ऑल स्कूल इंक्लूडिंग माइनॉरिटी वंस शुड कंट्रीब्यूट द सोशल जस्टिस। सबको समाज में भागीदार बनना पड़ेगा, सबको ईडब्ल्यूएस वाला सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। जो लोग माइनॉरिटी पर आर्ग्यू कर रहे हैं, है ना, दैट फंडामेंटल एंड कैन नॉट बी डाइल्यूटेड बाय द स्टेट लॉज। याद रखना, ऐसे कोई भी लॉ है तो वहां पर फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वॉयलेट हो नहीं रहे हैं। कुल मिला के माइनॉरिटी राइट्स वर्सेस चाइल्ड राइट का ये मुद्दा था, और मैं इस टाइम पर यहाँ खड़ा हूँ चाइल्ड राइट के साथ, ठीक है। तो भैया मेजर जो प्राइवेट है और रिलीजियस माइनॉरिटी स्कूल चल रहे हैं, अब उनका थोड़ा सा समय आया है कि भैया उनको थोड़ा सा समाज सेवा करनी चाहिए, और जो कि करनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, हु वाज इलेक्टेड द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 2025। हालांकि मैं इस क्वेश्चन में 15th वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात नहीं करूंगा, है ना, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, करनी चाहिए वैसे। चलो मैं बताता हूँ आपको एक बार इसके बारे में, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर है ना वो है सीपी राधाकृष्ण। सीपी राधाकृष्ण बेसिकली हुए हैं, बट मैं आपको बता दूं 14th वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बता दूं, जो कि जगदीश धनखड़ थे, क्योंकि उनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है ना। क्योंकि भाई आपको पता है कि वो रिसेंटली बीजेपी पार्टी से थे और उनका टेन्योर रहा है बेसिकली, ये थोड़ा डाटा गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है, डोंट माइंड इट। वो वेस्ट बंगाल के पहले बेसिकली फॉर्मर गवर्नर वगैरह थे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक दो चीज़ें बता दूं। देखो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आई थिंक मुझे लगता है डाटा गलत टाइप कर दिया है, सो डोंट वेरी अबाउट दैट। ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया डाटा, डोंट वेरी अबाउट दैट, मैं करता हूँ बताता हूँ, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ, ये बेसिकली जो गवर्नर है ना वो हमारे जगदीश धनखड़ साहब ही थे। टेन्योर 2019 से 24 तक का था, पर आपको पता है 2022 तक ही रहे हैं वो, उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी, सॉरी गाइस, मैं आपको दो तीन चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे देश में सेकंड हाईएस्ट पोजीशन है, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पोजीशन है, ठीक है जी। चलिए वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है, राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, और इसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो, ठीक है, इस टर्म को हम बोल रहे हैं एक्स ऑफिशियो। यानी कि जैसे ही आप उपराष्ट्रपति बनते हो, है ना, बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट बनते हो, ऑटोमेटिकली आप राज्यसभा के चेयरमैन बन जाओगे। बट आप राज्यसभा की किसी भी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, है ना, इन द सेंस पार्टिसिपेट यानी कि इन टर्म्स ऑफ वोट, आपका वोट लास्ट वोट होगा, क्योंकि आप वाइस प्रेसिडेंट हो, है ना, वो चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी मैटर करती है, याद ध्यान रखना। तो ये राज्यसभा का बंदा होता है, वाइस प्रेसिडेंट सेकंड हाईएस्ट पोजीशन है। इट ऑल्सो रिएक्ट एज अ, है ना, प्रेसाइडिंग ओवर राज्यसभा, एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह भी रिएक्ट करता है, और पार्लियामेंट की जो भी प्रोसीडिंग होती है उनको अपहोल्ड करता है न्यूट्रलिटी के साथ। मतलब याद रखना, यहाँ पर जो होते हैं ना वोट डाले जाते हैं, और वोट जो होता है इनका लास्ट वोट होता है, जब सारे वोट टाई हो जाते हैं, इन केस ऑफ टाई वोट डालते हैं। मैं टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो है कुछ नहीं, बस ये बोला गया है कि जो यहाँ पर 50th वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, याद रखना, आपके सीपी राधाकृष्ण है, और इनसे पहले जगदीश धनखड़ जी ने रिजाइन कर दिया। इशू जो बताया गया था वो बोला गया था कि इनका हेल्थ इशू है, इसकी वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया, बट इशू तो पॉलिटिकल थे एक्चुअल में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेशनल इंडियाज फर्स्ट नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, दैट इज कॉल्ड NDHM। जो पायलट प्रोजेक्ट है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? सो इट इज़ लॉन्च इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। एक्चुअली ये है क्या? ये है कि हर सिटीजन को अब यूनिक आईडी हेल्थ कार्ड मिलेगा, हेल्थ रिकॉर्ड्स उसके डिजिटली अब वो देख सकता है सारे के सारे अपने। ये बहुत पहले से एक्चुअल में, है ना, बट मैं बता दूं, आपकी एक यूनिक हेल्थ आईडी बनती है, और उसको फिर आप अपनी जितनी भी डिजिटल आप यूनिक हेल्थ आईडी को आप यूज़ करिए कहीं भी जाने के लिए, और उसके बाद जितनी भी आपकी हेल्थ रिकॉर्ड्स वगैरह है ना उनको आप डिजिटली एक्सेस कर पाओगे, सारा का सारा। आपकी जितनी भी फैसिलिटीज़ है, चाहे टेलीमेडिसिन हो, इंश्योरेंस क्लेम्स हो, मेडिकल रिसर्च हो, सारा डाटा वहाँ पर आ जाएगा। तो ये पायलट प्रोग्राम है जो कि आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इट इज़ जस्ट इनोवेट कि भाई हम कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं।
तो अब जो मैनुअल पेपर वर्क है उसको कम करने के लिए इसको प्रमोट किया गया है ना। दूसरा, डाटा डाटा प्राइवेसी रहेगी आपकी, ये सारा का सारा आपका डाटा आपके अंतर्गत रहेगा, आपकी आईडी के अंतर्गत रहेगा, सारा का सारी चीज़ें आप देख पाओगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है इसको, ये सारे स्टेट को ये कंपलसरी करना है बाय 2026। एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या है कि अभी बेसिकली यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई पहले हमारे एक बेसिकली 2022 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चुने गए थे जिनका नाम था जनरल अनिल चौहान। तो अभी रिसेंटली वो सीडीएस की पोजीशन पे है, और आपको पता है ये सीडीएस की पोजीशन को जो स्टार्ट किया था हमारे फर्स्ट जो सीडीएस थे उनका नाम था विपिन रावत सर, ठीक है, जो कि 2021 में एक प्लेन दुर्घटना के तहत, बेसिकली हेलीकॉप्टर दुर्घटना के तहत उनकी बेसिकली शहीद हुए थे। एंड रिसेंटली 2025 में अभी हमारे जो सीडीएस उनका नाम है विपिन रावत, हाईएस्ट रैंक ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स है ये। एंड बेसिकली ये तीनों सेनाओं के ऊपर होता है, इसके अंडर में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों होती हैं। मिलिट्री स्ट्रेटेजिक प्रोसीडर जो भी है, यानी कि एक मान के चलिए कि गवर्नमेंट के बीच में और फौज के बीच में, है ना, तीनों सेनाओं के बीच में ये एक इंटरलिंक्ड वाला बंदा है जो कि सारा काम करेगा। ट्राई सर्विसेज को पूरी तरीके से मॉडर्नाइज प्लान वगैरह किस तरीके से आर्मी को यहाँ पर कर सकते हैं। आपको पता ही है कि जैसे कि पहले विपिन रावत जी जो थे हमारे, वो फर्स्ट सीडीएस थे जो कि 2021 में बेसिकली जिनको शहीद हुए थे जो। एंड बेसिकली ओवर 4 डिकेड्स ऑफ इंडियन सर्विसेज अगर मैं बात करूं अनिल चौहान की, 4 डिकेड से लगभग 30 से 40 साल से ये यहाँ पर ओवरऑल सर्व कर रहे हैं। एंड ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक रोल इन्होंने दोनों निभाए हैं, जिनको मेन एरियाज हैं जॉइंटनेस एंड ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म मॉडर्नाइजेशन एंड डिफेंस बेसिकली प्रिपेयर्डनेस के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। सो इट इज लिंकिंग बिटवीन द मिलिट्री लीडरशिप एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक स्वर्निंग सेरेमनी हुई थी रिसेंटली, अनिल चौहान टू का ऑफिशियल ऑफिस एट राष्ट्रपति भवन एंड अटेंड बाय द डिफेंस मिनिस्टर, सर्विस चीफ्स एंड टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो अभी एक जो सेरेमनी हुई थी उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ अभी न्यूज़ में चल रहे थे, इसीलिए मैंने आपको उसको कवर कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि उनका जो रूल है एक ही तरीके से, किस तरीके से मिलिट्री को हम फ्यूचर मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे लेकर जाएं, नेवल एक्सपेंशन करें, और एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी को किस तरीके से आगे हम बढ़ा सकें, अपग्रेड कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान से देखनी है, जॉइंट एक्सरसाइजेज, डिफेंस डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह देख रहे हैं। तो जनरल अनिल चौहान अभी तक इस काम को कर रहे हैं एंड होपफुली भारतीय सेना अपने आप में एक अव्वल काम करेगी और अपने आप में एक बड़े लेवल पर इस काम को रिप्रेजेंट करेगी। आई होप गाइस आपको मेरा करंट अफेयर का आज का सेशन पसंद आया होगा। गाइस अगर आप इसी तरीके की वीडियोस को देखना चाहते हो ना, तो आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, यूपीएससी, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, जहां आपको वही कोर्स मिनिमम डिस्काउंट के साथ मिलेगा, और यूजिंग माय कोड एंड उस क्यूआर के थ्रू आप इस कोर्स को जा सकते हो, एनरोल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके कमेंट्स आपकी जो मुझे मोटिवेट करते हैं, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे हॉट टॉपिक्स वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो गो थ्रू करिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।